दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे दोस्तों के फोन आ रहे थे और जो मेरे चैनल देखते हैं दोस्त, उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि स्टॉक मार्केट का क्या होगा। चलिए आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं। पहला डिस्क्लेमर, मैं कोई आपको स्टॉक एडवाइस नहीं दे रहा हूं। मैं किसी भी तरह का आपको कोई ये एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं कि आप किस शेयर में और कहां और कैसे पैसा लगाएं। ये मेरा काम नहीं है। मैं आपके सामने जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उससे दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं उन पे क्या असर हो रहा है और अलग अलग सेक्टर्स में उसका क्या असर हो सकता है, इसका एक टेक्नो लीगल एनालिसिस मैं आपके लिए करके लाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सेफ है नहीं है, कहां करें कहां ना करें, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दुनिया में जो हो रहा है उससे शेयर मार्केटों पे क्या असर हो रहा है, इसकी चर्चा आज के हम इस वीडियो में करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको शेयर करें। जो भी आपके लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि शेयर मार्केट का क्या होगा, इन्वेस्टर्स क्या करें, उनके लिए ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई एडवाइजरी वीडियो नहीं है। अगर हम ये देखें दोस्तों कि दुनिया भर में जितने भी शेयर मार्केट हैं, अलग अलग जगह पे, अगर आपकी पूरी कैपिटलाइजेशन देखें तो ये जो रेड लाइन है ये आपको बताएगी कि कहां कहां पे ऑलरेडी जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है कितना नुकसान हो चुका है। उसकी चर्चा मैं आगे डिटेल में करूंगा, लेकिन ग्राफिक वे में आपको ये पता लग जाएगा कि कहां पे ज्यादा नुकसान हो रहा है प्रोपोर्शनेटली, किस रेशो में। यूएस में करीब 7%, चाइना में 4.3, यूरोप में 6.7, इंडिया में 9.1, जापान में 10, ऑस्ट्रेलिया में 13 और बाकी इमर्जिंग मार्केट में करीब 8, 8.5 का नुकसान हो चुका है। अब पूरी दुनिया की जीडीपी कितनी है इसको समझ लेते हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से करीब 108 से 110 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो है, और मॉडरेट ग्रोथ करीब 2.5 to 3% के हिसाब से पूरी दुनिया की जीडीपी बढ़ रही थी, ये आईएमएफ का कहना है। और अगर हम रीजनल प्लेयर्स देखें, जो बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका करीब 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, 26-27% दुनिया की जीडीपी का हिस्सा है। चाइना करीब 20-22 ट्रिलियन है, तो करीब 20% दुनिया का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन 18 से 19 ट्रिलियन, मतलब पूरा यूरोप और चाइना ऑलमोस्ट बराबर है। इंडिया करीब 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं एज ए ग्लोबल इकोनॉमी। और साथ ही हम जब बात कर रहे हैं मेजर इकोनॉमीज की, तो जापान 5, ब्राजील 3, रशिया 2। तो ये कुछ रीजनल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये चीजें आंकड़े निकल के आते हैं। अब सवाल इस बात का है कि लड़ाई जब से शुरू हुई है किसका कितना नुकसान हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। ग्लोबल जीडीपी वर्सेस वेल्थ इरोजन ड्यू टू ईरान वॉर। कौन सी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं? नॉमिनल जीडीपी कितना है, वेल्थ इरोजन कितना हुआ है, जीडीपी का लॉस कितना हुआ है, और इंपॉर्टेंट कारण क्या रहे, इसको भी हम थोड़ा सा झलक से देख लेते हैं। अमेरिका 29 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन का नुकसान, करीब 7% का नुकसान हुआ। कारण ऑयल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, गैस वॉलेटिलिटी, महंगाई, इन सब ने मिलकर अमेरिका का नुकसान किया। चीन 21 ट्रिलियन डॉलर, करीब 1 ट्रिलियन के आसपास का नुकसान हो गया, 5% के आसपास। और एक्सपोर्ट के ऊपर टेंशन है, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है और इन्फ्लेशन है, इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, करीब 18 ट्रिलियन के आसपास, 1.2 ट्रिलियन, करीब 7% के आसपास नुकसान हो चुका है। कारण इस समय यूरोप में ईंधन नहीं है, महंगा गैस खरीद रहे हैं, और जितनी भी इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन के कारण बहुत तेजी से हिट कर रही है। भारत का अगर नॉमिनल जीडीपी देखें तो करीब 5.5 ट्रिलियन के आसपास, 0.6 ट्रिलियन के आसपास हमारे यहाँ पे मार्केट इरोजन हुआ है, 7 से 10%। वॉलेटिलिटी हम लोग सेंसेक्स निफ्टी में रोज देख रहे हैं, और मेजर जो इंडिविजुअल स्टॉक्स थे उनमें भारी गिरावट है। और कारण हमारे यहाँ पे जो तेल है वो विदेश से आता है, शॉर्टेज की बात हो रही है कि हमारे पास शायद तेल ना हो, गैस ना हो। मीडिया ने लंबी लंबी लाइनें दिखाई, उससे पैनिक हुआ। और फॉरेन एक्सचेंज, रुपये डिवैल्यूएशन भी दूसरी तरफ है,
और साथ में जो हमारा रेमिटेंस आता था मिडिल ईस्ट से उस पर असर पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। मुझे लगता है ईरान वॉर का अगर सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ेगा तो वो है भारत। इस बात को हमें सोचना होगा और इसकी तैयारी करनी होगी। जापान का जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन, भारत की तरह ही करीब 0.6 8 से 12% वहां का मार्केट डाउन हुआ है। एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है, येन की वॉलेटिलिटी है जिसके कारण वो हमें असर दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 0.25 ट्रिलियन का नुकसान, 14% के आसपास गिरावट, और कारण भी वही तेल महंगा, वॉलेटिलिटी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कमोडिटी मार्केट है बेसिकली, माइंस, मिनरल्स, एग्रीकल्चर काफी वहां से एक्सपोर्ट होता है, और अगर उसमें वॉलेटिलिटी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्पैचेस महंगे हो रहे हैं तो उन पे असर पड़ रहा है। इमर्जिंग मार्केट अगर हम सम टोटल देखें, 15 ट्रिलियन डॉलर, करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास नुकसान हो गया, 10% का नुकसान हुआ, और असर वहां पे भी पेट्रोल के दाम, कमोडिटी का इन्फ्लेशन, और इसके कारण जो इंटरेस्ट रेट आएगा जिससे डिक्लाइन होने की संभावना है वो उनको भी तंग कर रहा है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट की अगर हम बात करें तो वहां पे भी कमोडिटी मार्केट में भी करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यू इरोजन हुआ है, और कारण ऑयल, गैस, गोल्ड, सिल्वर, आपने देखा होगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिस तरह से वॉलेटिलिटी है वो किसी को समझ में नहीं आ रही कि ये कब कहां रुकेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है 6 से 7.5 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान है कि दुनिया की वेल्थ इरोजन हुई है, मतलब भारत की टोटल जीडीपी से ज्यादा का नुकसान दुनिया उठा चुकी है। तो अगर आप पूरी दुनिया से भारत का जीडीपी बाहर निकाल देते हैं, इतना नुकसान दुनिया को हो चुका है। और क्या टारगेट है? 108 से 110 ट्रिलियन डॉलर की हम बात कर रहे थे। प्रोपोर्शनल इंपैक्ट करीब 5 से 7% है, क्योंकि मार्केट इरोजन हुआ सिर्फ एक महीने में, विच इज अनयूजुअली लार्ज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल शॉक। अब इतने कम समय में इतना नुकसान पहले नहीं हुआ था। नुकसान हुए, कोविड के समय भी हुए, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन था। अगर आप लेमन ब्रदर्स की भी बात करें तो वो भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन, धीरे धीरे उसका असर दुनिया ने देखा था। लेकिन ईरान वॉर ने जब से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है तो आपने डायरेक्ट इंपैक्ट देखा है, और ज्यादा इंपैक्ट आएगा खासकर स्मॉलर इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जो इमर्जिंग मार्केट्स जिनका एनर्जी सोर्सिंग बाहर से है, आत्मनिर्भर जो कम है, उनके ऊपर ज्यादा टेंशन है। एंड मच हायर ऑफ जीडीपी लॉस रिफ्लेक्टिंग ग्रेटर सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल शॉक्स एंड लोअर मार्केट लिक्विडिटी। जो नुकसान है वो तो है ही है, बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं वो भी अपना पैसा भारत से निकाल रहे हैं। तो मेन कारण क्या है? एक है जियोपॉलिटिकल रिस्क जो हमारे सामने है, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स बहुत क्लियर है कि भाई हमें खतरे की जगह में नहीं रहना, पैसा निकालो, घर में रखो, बाद में देखेंगे क्या करना। ऑयल प्राइस सर्ज, इन्फ्लेशन एंड कॉर्पोरेट कॉस्ट प्रेशर, महंगाई बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो जो शेयर है पी रेशो उनके बिगड़ेंगे, तो बेहतर है कि हम कैपिटल प्रिजर्व करें और पैसा निकाल लें। करेंसी वॉलेटिलिटी, रियल वेल्थ रिडक्शन इन इमर्जिंग मार्केट्स। अब जिस तरह से मिडल ईस्ट में जो हो रहा था कि भाई दुबई सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट, अगर मैं ये कहूं कि जहां पे फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग होता था या मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा हब था दुनिया का, वो था दुबई। और रियल एस्टेट जहां पे लोग, जहां पे भी इधर उधर 2 नंबर का पैसा था वो रियल एस्टेट में सारा दुबई में लगता था। अब वहां पे भी अगर आप देखें तो करेंसी वॉलेटिलिटी है, जो एक्चुअल वेल्थ है वो रिड्यूस हो रही है, तो लोग वहां से भी निकल रहे हैं। एंड टेक एंड एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड। अब टेक्नोलॉजी में हम बात कर रहे थे एआई की, और एआई में अभी बहुत इन्वेस्टमेंट होना था, एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है। जिस तरह से दुनिया ने एनर्जी को महंगा किया है, एआई में इन्वेस्टमेंट घटेगा क्योंकि वायबिलिटी और लंबी हो जाएगी, और इस बात को लेकर भी लोग चिंतित हैं। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक से भी लोग एग्जिट कर रहे हैं। अंडरलाइनिंग रीजन, जैसा मैं हमने पहले भी चर्चा करी, ऑयल एंड एनर्जी शॉक प्राइमरी ड्राइवर। 20% एनर्जी, पहले ईरान कंट्रोल करता था दुनिया की 4% एनर्जी। जब ये लड़ाई शुरू हुई, अब दुनिया की 20% एनर्जी ईरान कंट्रोल कर रहा है। 20% कैसे? हॉर्मुज बंद करके। 4% तो अपना प्रोडक्शन, और बाकी जो 16% प्रोडक्शन था बाकी देशों का, वो भी जब ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं, तो पहले 4% की ताकत थी ईरान की, अब ईरान की ताकत हो गई 20%।
तो ईरान की ताकत बढ़ गई, घटी नहीं। हायर एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और इससे हर कॉर्पोरेट के ऊपर असर है, उसका असर हमें स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, लोग पैसा निकाल के सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं। कुछ भी कहो, आज अमेरिका कंपैरेटिवली डोमेस्टिक मार्केट सेफ है, चाहे वहां पे स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस ना बढ़े, लेकिन हो सकता है बॉन्ड मार्केट रिटर्न दे दे, तो बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अमेरिका में। इंटरेस्ट रेट का फियर है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं, उसका असर है, तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कम होगा। ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न, क्योंकि जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो ग्रोथ कैसे होगी, ये अपने आप में एक चैलेंज है। और जैसा मैंने आपको कहा कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम है, भारत का जितना मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट होता था रुक गया, और जितना वहां से तेल लाते थे वो रुक गया। और जब वहां काम धंधा नहीं हो रहा, लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हैं, तो रेमिटेंस कैसे आएगा, ये भारत के लिए टेंशन है। तो ये स्थिति भी हमारे सामने है। रही बात सेक्टर्स की, तो कुछ ना कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं, जब इमरजेंसी होती है तो किसी का तो फायदा होता है, तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनका फायदा होगा, और उसकी चर्चा आज हम यहाँ पे भी करेंगे कि कौन से सेक्टर में तुम्हें लगता है कि फायदा होगा। तो मैं मेरा असेसमेंट बता रहा हूं। एनर्जी, जब तेल के दाम महंगे हैं, देखो एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट तो वही है, रिजर्व वही है। अब जब गल्फ से तेल नहीं आ रहा, तो जिनके पास है उनके तो लॉटरी लग गई, विंडफॉल गेन हुआ, चाहे वो रशिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो नॉर्वे है, चाहे वो नाइजीरिया है, चाहे वो गुयाना है, बाकी जितने दुनिया के देश हैं जो तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सब की तो लॉटरी लग गई। और वहां जो कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं उनके प्रॉफिट होंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे एनर्जी स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि दाम ऑलमोस्ट 60 से 100% बढ़ चुके हैं, तो इनका फायदा तो निश्चित है। टेक्नोलॉजी की हम बात करें, जो वैल्यूएशन था वो बहुत ज्यादा था। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, खासकर एआई ओरिएंटेड जो बूम चल रहा था, अब वहां पे क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस बहुत बढ़ गया है, तो वहां पे ग्रोथ के संभावनाएं घटी हैं, इसलिए वो टेक्नोलॉजी स्टॉक गिरे हैं। फिर आप फाइनेंशियल्स की बात करिए, मार्जिनल प्रेशर, ब्याज बढ़ रहा है, एनपीएस बढ़ सकते हैं, जो डेट सर्विसिंग है उनमें दिक्कत आ सकती है, तो फाइनेंशियल जो सेक्टर्स हैं उन पे भी प्रेशर बढ़ रहा है। इंडस्ट्रीज डाउन है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाई चेन्स इस समय डिस्टर्ब हो रही हैं, ना तो गल्फ से मटेरियल आ रहा है, ना जा रहा है, ना एनर्जी आ रही है तो महंगी है, और शिपिंग रूट्स काफी हद तक बाधित हो रहे हैं, तो वो डाउन है। जो कमोडिटीज हैं, अगर आप देखें उसको, तो कमोडिटीज के अंदर भी कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं है, लेकिन कंजम्पशन तो जारी रहेगा, तो वहां पे एक स्टेबिलिटी दिख रही है, लेकिन कमजोरी जरूर है, क्योंकि कंजम्पशन घट जाएगी। कंज्यूमर डिस्क्रिशन, जब महंगाई बढ़ गई, खाना नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, तो कौन जाके डिस्क्रिशन मतलब टूरिज्म पे जाएगा या घर में लग्जरी खरीद के लाएगा। जब पैसा चाहिए तेल के लिए या खाने के लिए, इस समय लग्जरियां कौन खरीदेगा, एंटरटेनमेंट में कौन जाएगा, टूरिज्म कौन करेगा, जब फ्लाइट्स का पता नहीं। तो जो डिस्क्रिशनरी इनकम है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और जो बात है यूटिलिटीज और स्टेपल, कुल मिला के ये सेक्टर जो है वो ठीक रहेगा, क्योंकि बिजली आपको चाहिए, पानी आपको चाहिए, बाकी जो यूटिलिटीज है वो आपको चाहिए, दाल रोटी आपको खानी है, उनकी सप्लाई चलती रहेगी। महंगी जरूर हो सकती है, लेकिन काम नहीं रुकेगा, एसेंशियल है, आप बगैर उसके रह भी नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी महंगा हो जाए। तो ये स्थिति भी हमारे सामने है। तो जो स्टेपल सेगमेंट है, डिफेंसिव सेगमेंट आप जिसको बोलते हैं, वो जारी रहेगा। तो स्थिति क्या है दोस्तों? स्थिति ये है, अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया का जो वेल्थ इरोजन है अभी पिछले एक अगर हम देखें 28 फरवरी ऑनवर्ड्स, तो काफी हुआ। अब जैसे जैसे स्थिति कॉम्प्लिकेटेड होगी, महंगाई बढ़ेगी, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट का जो वैल्यूएशन है उसमें घाटा आना स्वाभाविक है। इसके अलावा जो मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स इस समय घबराए हुए हैं, कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, तो बेस्ट थिंग इज कि लोग विड्रॉ करके अपना कैश रख लेंगे। अब जब कैश रखेंगे तो ओवरऑल मार्केट जो है वो डिक्लाइन में आएगी। स्ट्रेस दिख रहा है, एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, और ये भी प्रॉब्लम है कि लड़ाई कब खत्म होगी ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टर्स नहीं रहता है, तो बेहतर है कि अपना पैसा निकालो और उसको किसी सेफ हेवन में रिस्क फ्री एरिया में डाल दो। तो कुल मिला के जो मार्केट किस पे डिपेंड करेगी? हायर एनर्जी प्राइस,
इन्फ्लेशन, स्लोअर ग्रोथ एंड प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी। अब पता नहीं ये ट्रंप साहब ने जो तमाशा शुरू किया ये कब खत्म होगा। अमेरिका तो चाह रहा है तुरंत खत्म हो जाए। मेरे आप बाकी वीडियो देखिए, उसमें बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। अमेरिका तो चाह रहा है कि तुरंत लड़ाई खत्म हो। ईरान कहते हम नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई जितनी लंबी खिंचेगी उतना अमेरिका का नुकसान है, उतना ईरान का फायदा है, उतना ही रशिया का फायदा है, उतना ही चाइना का फायदा है। तो कुल मिला के अमेरिका एक तरह से अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट किस तरफ जाएगा? कौन से सेक्टर में पॉजिटिव रहेगा, कौन से नेगेटिव रहेगा? एक महीने का आपका क्या फोरकास्ट है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके साथ अगर आप जस्टिफिकेशन दे सके कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी लाभदायक होगा। सो दिस इज नॉट एडवाइजरी बट ए ओपन हाउस डिस्कशन कि जिस तरह से आर्थिक हालात हैं इस स्थिति में स्टॉक मार्केट किस तरफ जा सकता है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।